हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों एस डी यादव बुक का जो सॉल्यूशन है यह टाइप वाइज लगातार चल रहा है और संख्या पद्धति की एक्सरसाइज यानी अभ्यास प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। इससे पहले एक क्लास हुई थी जिसमें हम लोगों ने 1 से लेकर के 60 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था और यह उसके आगे की कड़ी 61 से लेकर के 120 तक के प्रश्नों को इसमें वीडियो में लिया गया है। तो इनका सॉल्यूशन जानते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब उदाहरण के प्रश्न सॉल्व कर रहे थे तो मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे। ठीक है, तो बेसिक रूल्स बताए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। अगर आप को यहाँ पर कुछ समझने में दिक्कत हो तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ ट्रिकी और इजी सॉल्यूशंस की बात करेंगे जहाँ पर हम ऑप्शनों को भी यूज करेंगे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 61 61 दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल बताओ। अगर संख्याओं का भागफल 9/7 दिया जा रहा है और आप सभी को पता है कि भाग का मतलब क्या होता है, अनुपात होता है। ए बटे बी को हम ए अनुपात बी लिख सकते हैं। मतलब यह है कि दो संख्याओं का जो भागफल दिया गया है इसे हम दो संख्याओं का अनुपात भी मान सकते हैं। अगर दो संख्याओं का अनुपात 9 और 7 है तो दो संख्याएं हम 9x और 7x भी ले सकते हैं। ठीक है, एक संख्या है 9x, दूसरी है 7x। इन दोनों का गुणा कितना है, 1575 है, तो 9x गुणे 7x बराबर कितना है, 1575। अगर हम इन्हें काट लेते हैं, 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 9 पंचे 45। ठीक है, और बचा कितना, 7। x से x का गुणा करेंगे x स्क्वायर, 7 से काट लेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, यानी x स्क्वायर बराबर 25 आ गया है। x बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो संख्याओं का योगफल क्या है, अगर संख्या 9x और 7x है इन्हें जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 9 7 16 और 16x बराबर क्या होगा, 16 गुणे 5, यानी 16 पंचे 80, और 80 यहाँ पर ऑप्शन सी दिया गया है जो कि सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं। ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। मतलब हमें एक ऐसी सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसको 13 से गुणा करके जो प्राप्त हो, हमें गुणनफल प्राप्त हो, उसके सभी अंक 9 9 9 9 इस तरह से होने चाहिए। ठीक है, तो हम इसके लिए जो भाज्य होगा उसे मान लेते हैं कि वो इस तरह से 9 9 9 9 वाली एक संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर कितने 9 है ये अभी पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या होगी, मतलब यहाँ पर 9 9 ही होने चाहिए और वह संख्या 13 से विभाजित हो। इसके लिए हमें किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा ये देखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 13 सत्ती 91, 7 बार जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 8, यहाँ पर आएगा 9। 13 छंग 78, यहाँ पर कितना आ जाएगा 78, यहाँ पर आ जाएगा 1 और 1, और फिर आगे भी 9 9 9 है, इसलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, 9 को फिर से लिख लेंगे। अब देखिए जैसे ही हमने इतना सॉल्व किया हमारे पास भागफल जो आया है, मतलब वह संख्या जिससे हमें 13 को गुणा करना है वो 7 6 से स्टार्ट होगी और आगे कुछ इसके आएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में देखेंगे तो 7 7 से स्टार्ट है, इसका मतलब ये संख्या नहीं है। 7 8 से स्टार्ट है, ये भी नहीं है। 7 5 से स्टार्ट है, ये भी नहीं है। 7 6 से एक ही संख्या स्टार्ट हो रही है और बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे अगर चाहें तो और आगे तक भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। वैसे हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। अगर आप परीक्षा में बैठे हैं तो आपको बस इतना करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अगर हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 13 नहीं है 117 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा 2, और फिर 9 उतार लेंगे, फिर 13 दूनी 26 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर कितना बचेगा 3, और फिर ऊपर से 9 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर सब 9 9 9 लिखे हुए हैं। ठीक है, अब ये 13 से 3 बार जाएगा, 13 3 39, और ये देखिए 39 से 39 कैंसिल। इसका मतलब यहाँ तक अब जितने 9 लिखे गए हैं वह संख्या यहाँ पर होगी 9 9 9। इस तरह से संख्या होगी जो 13 से पूरी तरह विभाजित होगी, और किस संख्या से गुणा करने पर, 76 923 से गुणा करने पर हमें यह संख्या मिल जाएगी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58 701 के निकटतम हो क्या होगी, हमें बताना है।
तो हम क्या करेंगे, 567 से भाग कर देंगे 58,701 को। इस तरह के प्रश्न हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। एक बार जाएगा, कितना आ जाएगा, 567 आ जाएगा। बचेगा कितना यहाँ पर, 20 बचेगा। एक ये जीरो उतारेंगे, अभी ये कटेगा नहीं तो यहाँ पे जीरो लगाएंगे और यहाँ पर एक उतार लेंगे, ठीक है। 5 चौको 20। अब ये 4 बार चला जाएगा और 4 सत्ते 28, 4 छंग 24, 24 दो 26 और 4 पंचे 20 तो 22, ठीक है। जब 4 बार गया तो यहाँ पर कुछ संख्या ज़्यादा आई है, इससे ज़्यादा आई है, यानी बड़ी संख्या आई है। तो यहाँ पर जो शेषफल बचेगा वो नेगेटिव बचेगा। कितना बच जाएगा, 7 6 2, 267 शेषफल बचेगा, लेकिन ये माइनस का होगा। इसका मतलब ये है कि अगर संख्या 58,701 से 267 और ज़्यादा होती तो यह संख्या 567 से विभाजित हो जाती, यानी 567 और 104 का गुणा करने पर जो संख्या आएगी वही संख्या इसके निकटतम होगी जो 567 से विभाजित हो। और वह संख्या क्या होगी, जब हम इसमें 267 को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगी 7 1 8, 6 7 2 9, 8 5 58,968। 58,968 ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है। यह संख्या हमारा आंसर हो जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 9,375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करने पर भागफल 15 मिलता है। अब देखिए, जब भागफल हमें 15 मिल रहा है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 15/1, यानी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 15:1 लिख सकते हैं। और जब 15:1 होगा तो एक संख्या को हम 15x और दूसरी संख्या को हम x मान सकते हैं। एक संख्या है 15x, दूसरी संख्या है x, और दोनों संख्याओं का गुणा 15x गुणे x बराबर कितना है, गुणनफल 9,375 है। जब 15 से हम इसे विभाजित करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 15 छक्के 90, 15 दूनी 30, 15 पच्ची 75। तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और पूछा क्या जा रहा है कि संख्याओं का योग क्या होगा। संख्याओं का योग 15 + 1 16, 16x बराबर क्या होगा, तो 16 गुणे में 25 कर देंगे, ठीक है। और कितना आ जाएगा यहाँ पर, 400 आ जाएगा। 400 ही हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न तक। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है और उनका भागफल 9/5 है, यानी यहाँ पर दो संख्याएं क्या क्या होंगी, 9x और 5x हो जाएंगी, ठीक है ना। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है और यहाँ पर गुणनफल क्या दिया गया है, 11,520। तो 9x गुणे 5x बराबर क्या हो जाएगा, 11,520। 9 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 1 कम 9 2 आ जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 अट्ठे 72, कितना आ जाएगा, 1280। और ये बचेगा 5x स्क्वायर। 5 से विभाजित कर देंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 5 छक्के 30, यानी x बराबर यहाँ से कितना आएगा, 16 आएगा। x की वैल्यू कितनी आई है दोस्त, 16 आई है। और दोनों संख्याओं का हमें अंतर ज्ञात करना है। 9x में से अगर 5x को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 9x माइनस 5x बराबर क्या बचेगा, 4x। और 4x में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे, 4 गुणे 16, कितना आ जाएगा, 16 चौको 64, यानी हमारा जो आंसर है वो क्या सही होगा, 64 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। यदि दो संख्याओं में बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 है। देखिए, हमारे पास जो फार्मूला था वो क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल। एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, और ये फार्मूले जो मैं आपको बता देता हूँ बार बार, इसका एक ही रीज़न है कि जब आप इतने बार किसी चीज़ को देख लेते हैं तो आपको याद हो जाता है, ठीक है, और फिर आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं रह जाता है ना। तो यहाँ से आप लोगों को यहाँ पे ये फार्मूला याद हो जाएगा। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर बड़ी संख्या निकालनी हो, संख्या हमें ज्ञात करनी है, और यहाँ पर दिया क्या जा रहा है, दो संख्याओं में बड़ी संख्या के 3 गुने को, ठीक है। बड़ी संख्या का 3 गुना कौन सा है, अब मान लेते हैं कि हम दो संख्या मान लेते हैं, एक संख्या x मान लेते हैं, एक संख्या y। x को बड़ी संख्या मान लेंगे और y को छोटी संख्या। कहा जा रहा है कि यदि दो संख्याओं में बड़ी संख्या के 3 गुने को यानी 3x को छोटी संख्या से भाग दिया जाए, यानी भाज्य यहाँ पर क्या होगा,
बड़ी संख्या का 3 गुना, ये होगा भाज्य। बराबर भाजक क्या होगा y, y से भाग किया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 होगा। भागफल भी कितना होगा 6 और शेषफल भी कितना होगा 6 होगा। ठीक है, और वहीं पर आगे बोला जा रहा है कि यदि छोटी संख्या के 5 गुने को, अब जो भाजक है भाज्य है वो कितना होगा छोटी संख्या का 5 गुना। यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए यानी x से भाग दिया जाए तो भागफल कितना होगा 2 होगा और शेषफल कितना होगा 3 होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5y प्लस एक्स गुणे 2 यानी 2x आ जाएगा और प्लस 3 आ जाएगा। हमें बड़ी संख्या यानी x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों समीकरणों में, ये एक समीकरण बन जाएगा ये एक बन जाएगा, दोनों में हमें क्या करना है यहाँ पे हमें या तो हम ये करें कि y की वैल्यू निकाल करके इससे यहाँ पर रख दें, या फिर दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि y को दोनों जगह पर बराबर करके माइनस कर दें। अगर y को यहाँ पर बराबर करना है तो इस समीकरण 1 को हमें क्या करना होगा 5 से गुणा करना होगा और इसे हमें क्या करना होगा 6 से गुणा करना होगा। जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 3 15x बराबर 30y प्लस 5 छक्के 30। ठीक है, और जब इसे गुणा करेंगे 6 से तो कितना आ जाएगा 6 पंचे 30y बराबर 6 दूनी 12x प्लस 18। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 30y और 30y ये यहाँ पर दिया गया है 15x की तरफ 30 को ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 15x माइनस में 30 बराबर 30y और 30y का मान रख देंगे यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा 15x माइनस 30, यहाँ पर रख देते 30y को तो कितना हो जाएगा 15x माइनस 30 बराबर 12x प्लस 18। अब देखिए 30 इधर आ जाएगा तो 18 प्लस 30 कितना हो जाएगा 48 और 12x घट जाएगा 15x में इधर आके तो कितना बचेगा 3x बचेगा। 3 से काट देंगे इसे तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 छंग 18 यानी x बराबर कितना आ गया है 16 आ गया है, x बराबर 16 और बड़ी संख्या क्या थी x थी यानी यहाँ पर जो 16 आंसर है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, जैसे यहाँ पर 37 37 दिया गया है या 63 63 बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य है किससे, किससे हमेशा ये संख्या विभाजित होगी। तो देखिए जब भी 2 अंक यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं तो इसे आप क्या लिख सकते हैं 3700 प्लस 37, एक को समझ लेते हैं है ना। अब यहाँ पर अगर 37 को कॉमन कर लिया जाए तो बचेगा कितना 100 प्लस 1 यानी 37 गुणे में 101। अगर यह संख्या 101 का गुणज है तो यह संख्या हमेशा 101 से विभाजित होगी। ठीक है, इसी तरह से जब 6363 जो लिखा हुआ है 63 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा 101 यानी 63 गुणे में 101 आ जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या जो 2 बार रिपीट हो रही है अगर उसे हम कॉमन कर लेते हैं तो हमारा कितना उससे गुणा कराएंगे तो कितने से गुणा होगा 101 से गुणा होगा। इस तरह से अगर तोड़ करके उसी संख्या को 37 को कॉमन कर लिया तो कितना आ गया 101 आ गया, इसलिए यह संख्या हमेशा 101 से विभाजित होगी। इसी तरह से आगे ये क्वेश्चन दिया गया है कि किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए ये संख्या बनाई गई है 256 256। अब यह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी तो इसे भी कैसे तोड़ लेंगे 256 और 000 प्लस 256। अगर हम इन्हें जोड़ते हैं तो हमें यही संख्या तो प्राप्त होगी ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 256 को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कितना यहाँ पे 1000 प्लस 1 यानी 256 गुणे में 1001। तो यह संख्या अब किससे हमेशा विभाजित होगी 1001 से विभाजित होगी। यानी ध्यान रखना है कि अगर 3 अंकों को रिपीट किया जाए, 3 अंकों को रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वह संख्या हमेशा 1001 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 60 75 है। अब देखिए यहाँ पर भागफल कितना प्राप्त हो रहा है 3 और 3 का मतलब क्या होता है 3/1 यानी 3:1। एक संख्या 3x दूसरी संख्या x, इन दोनों का गुणनफल कितना होगा 3x गुणे x कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर कितना है
6075 है। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 3 से भाग दे देंगे, 2 जीरो और 3 दूनी 6, 3 पची 15, 2025 आ जाएगा। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 45, क्योंकि इसका रूट कितना होगा, 45 होगा। एक्स बराबर 45, छोटी संख्या बताए, छोटी संख्या क्या है, एक्स, और आंसर यही हो जाएगा, यानी 45 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 आता है। देखिए, एक बार 3 से भाग दिया गया, शेषफल 1 आया। अब जो भागफल प्राप्त हुआ है उसे फिर 2 से भाग दिया गया, यानी ये क्या है, क्रमशः विभाजन किया जा रहा है। ठीक है, और क्रमशः शेषफल बच रहे हैं, पहले 1 फिर 1, है ना। और हमने क्या पढ़ा था, अगर क्रमिक शेषफल हमें दिया जाए और फिर संख्याओं के जो यहाँ पर संख्या दी गई है 3 और 2 अलग अलग भाग दिया जा रहा है, अगर इन्हें गुणा करके भाग दिया जा रहा है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है कि पूर्ण शेष क्या होगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा पूछा जा रहा है। तो हमें क्या निकालना है, पूर्ण शेष क्या प्राप्त होगा। एक बार 3 से भाग दिया जा रहा है, फिर भागफल को 2 से भाग दिया जा रहा है, तो शेषफल पहले 1 बचता है फिर 1 बचता है। तो हम यहाँ पर भागफल को 0 मान लेंगे, अंतिम भागफल को, और 2 0 0 हमने क्या बताया था, इसको गुणा करना है और इधर प्लस कर देना है। 2 0 0 प्लस 1 कितना आएगा, 1 आएगा। 3 एकम 3 प्लस 1, इनका गुणा और इधर प्लस कर देना है। तो 3 एकम 3 प्लस 1 4, और पूर्ण शेष जो होगा वो क्या आ जाएगा दोस्त, 4 आ जाएगा। यानी अगर इनके गुणा करके 3 दूनी 6, 6 से इसे विभाजित किया जाए तो कितना आ जाएगा, 4 शेषफल आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है, पहले 4 से फिर 5 से भाग दिया जाता है, तो कितना बचता है, शेषफल क्रमशः 1 और 4 आते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्रमशः क्या होंगे। तो हम यहाँ पर अंतिम भागफल 0 मानेंगे, 5 0 0 प्लस 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, इधर गुणा करना है और इधर प्लस कर देना है। 4 चौको 16, 1 17, 17 यहाँ पर पूर्ण शेष है। 17 को अगर हम पहले 5 से भाग करते हैं तो 5 तियाँ 15, कितना शेष बचेगा, 2 बचेगा। और 4 से भाग करते हैं तो 4 0 0, शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो क्रमशः शेष कितना बचेगा, 2 और 3, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक संख्या को क्रम से 2 7 2 3 तथा 7 अंक से विभाजित करने पर सबसे पहले 2 से विभाजित करना है, फिर हमें इसे 3 से विभाजित करना है और फिर 7 से विभाजित करना है। शेषफल हमें 1 1 तथा 6 प्राप्त होते हैं। संख्या को 42 से, यानी इनके गुणनफल से, 3 7 21 21 दूनी 42 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो हमें क्या निकालना है, पूर्ण शेष निकाल लेना है। 7 0 0 प्लस 6 तो 6 आ जाएगा। 3 छंग 18, 1 19 19 आ जाएगा। 19 दूनी 38, 1 39, कितना आ जाएगा, 39, और बस यही 39 हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को अगर आपको और डिटेल में समझना है, बहुत डिटेल में जानना है, तो इसके लिए जो सेपरेट क्लास मैंने ली है उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, अपनी किताब में देख लीजिएगा कि ये प्रश्न किस टाइप में है, और वही टाइप आप वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। आपको वीडियो की जो प्लेलिस्ट है SD यादव बुक, जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। यदि प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित हो रहा है तो हमें क्या करना है, इसी शेष फल को इस द्वितीय भाजक से भाग कर देना है। 8 त्रिका 24, और शेषफल कितना बचेगा, 5। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। शेष क्या बचेगा, 5 बचेगा, और यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 4 और 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रमशः, उत्तरोत्तर का मतलब एक बार 4 से और फिर उसके तुरंत बाद 7 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2 और 1 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या को 28 से, 7 चौको 28 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर 0 लिखेंगे भागफल। 7 0 0 प्लस 1 तो कितना आएगा, 1। 4 कम 4 प्लस 2 कितना आएगा, 6 आएगा। बस 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य हो तो यह अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की होगी। देखिए, अगर कोई संख्या 11 से भी विभाजित होने वाली है और 13 से भी विभाजित होने वाली है, ये दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याएं एक दूसरे से सह अभाज्य भी होंगी। ठीक है, तो जब कोई संख्या 11 से भी विभाजित हो रही है और 13 से भी विभाजित हो रही है, इसका मतलब है
यह संख्या 11 गुणे 13 से भी विभाजित होगी, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो सह अभाज्य संख्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है। ठीक है, ही होता है, यानी ये सहभाज्य संख्याएं हैं और इनसे विभाजित कौन सी संख्या होगी, इन दोनों का एलसीएम विभाजित होगा। और एलसीएम क्या होता है इनका गुणनफल ही इनका एलसीएम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76। दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है। देखिए, अगर नॉर्मली हम लोग इसमें देख लें, यहाँ पर दो क्रमागत विषम पूर्णांक बोला जा रहा है, तो एक विषम है और 3 है और 5 है और 7 है, इस तरह से विषम पूर्णांक है। अगर हम किन्हीं भी दो क्रमागत विषम पूर्णांकों को ले लें, जैसे 1 और 3 को ले लें, इनके वर्गों का अंतर अगर निकाल लें तो 3 का वर्ग क्या होगा, 3 त्रिक का 9 माइनस 1 का वर्ग 1, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अगर 5 और 3 को ले लें तो 5 का वर्ग कितना होगा, 25 और 3 का वर्ग 9 होगा, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 7 और 5 का लेकर के देखें तो 49 माइनस 25 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और यह सब संख्याएं हमेशा किससे विभाजित है, क्या 3 से विभाजित है, 3 से 24 कट जाएगा, बाकी नहीं कटेगा। 6 से विभाजित है, 6 से भी 24 कटेगा, बाकी नहीं। और 7 से भी नहीं कटेंगे। मतलब यहाँ पर तीनों संख्याएं या जितनी भी संख्याएं हैं दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अगर अंतर निकालें तो वह किससे विभाजित होंगी, 8 से विभाजित होंगी। ठीक है, तो इसे हम इस तरह के साधारण एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर हम इसको थ्योरेटिकली बात करें तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू मान लें कि x एक सम संख्या है, ठीक है, और x माइनस 1 फिर क्या होगी, एक विषम संख्या होगी, इसका स्क्वायर और माइनस x प्लस 1 और इसका स्क्वायर कर दें और इन्हें घटा दें आपस में, तो हमें क्या प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर क्या है, ये छोटी संख्या होगी ना, तो x प्लस 1 में x माइनस 1 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, इनका अंतर निकालते हैं। अब हमें क्या प्राप्त होगा, चलिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हमें यहाँ से मिलेगा। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x हमें यहाँ से मिल जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, बचेगा कितना, 2 प्लस 2 4 यानी 4x। ठीक है, अब अगर हम x को एक सम संख्या लेते हैं, अगर हम x की जगह पर 2 ले लें तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अगर x की जगह पर 4 ले लें तो 4 चौको 16 हो जाएगा। मतलब ये संख्याएं अब किससे कटेंगी, हमेशा 8 से विभाजित होंगी। तो इस तरह से भी आप इसे समझ सकते हैं, लेकिन परीक्षा में आपको क्या अप्रोच करना है कि आपको फटाफट से देख लेना है और बस अपने ऑप्शन को टिक करके आगे निकल जाना है। ठीक है, और समझने के लिए आपके लिए ये तरीका बेस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है। ठीक है, जोड़ लेते हैं। 3957 में से 5349 को जोड़ लेते हैं। 9 7 16 के 6 हासिल लगाए, 5 5 10 का 0 हासिल लगाए, 10 3 13 6 3 9, कितना आ जाएगा, 9306। प्राप्त राशि में से 7062 को घटाया जाता है, 7062, 7062 को माइनस कर दिया जाता है, इसे प्लस किया गया था, यहाँ पर घटा दिया जाएगा तो 4 आ जाएगा। 10 में से 6 घटेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 और 2। और बोला जा रहा है कि परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी। देखिए 2244 है, 22 44 11 से तो विभाजित हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन होने वाला नहीं है क्योंकि इससे विभाजित हो रही है संख्या। अगर इन्हें जोड़ लिया जाए 2 तो 4 4 8 4 12 और 12 यहाँ पर 3 से विभाजित हो जाता है, इसका मतलब इससे भी विभाजित हो जाएगा। यह ऑप्शन भी सही नहीं होगा। लास्ट में 44 है और यह 4 से भी विभाजित हो जाएगी संख्या, इसका मतलब यह ऑप्शन भी सही नहीं होगा। तो एकमात्र यहाँ पर जो ऑप्शन बचा हुआ है वो क्या है, 7, और 7 से यह संख्या विभाजित नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो
और m माइनस n एक सम संख्या हो। m माइनस n क्या है? एक सम संख्या है। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किसके द्वारा विभाज्य रहेगा? चलिए इसे भी समझ लेते हैं। अगर m माइनस n सम संख्या है, इसका मतलब या तो m और n दोनों विषम संख्याएं होंगी या फिर m और n दोनों सम संख्या होंगी। देखिए जैसे 4 में से अगर 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, यानी यहाँ पर ये दोनों सम संख्याएं हैं, तब इनका अंतर सम आएगा। या तो फिर हम 5 में से 1 को या 3 को घटाएंगे तो 4 या 2 आ जाएगा। अब ये 4 हमें सम संख्या कब प्राप्त हुआ? जब ये दोनों विषम संख्याएं हुई। अगर हम 5 में से 2 को घटा दें, एक विषम संख्या में से सम संख्या को घटा दें, तो हमें 3 प्राप्त होगा, जो कि कैसा होगा? विषम होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर या तो यह दोनों सम संख्या होंगी या फिर यह दोनों विषम संख्याएं होंगी। तो अब अगर हम m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को निकालते हैं तो m माइनस n इंटू m प्लस n हो जाता है। और जब इनका अंतर विषम सम संख्या है तो इनका योग भी क्या होगा? सम होगा। जैसे 4 और 2 का योग 6, 5 और 1 का योग 6, मतलब इनका योग भी सम और अंतर भी सम। जब यहाँ पर दो सम संख्याओं का गुणा हो रहा है, इसका मतलब यह संख्या 4 से पूरी तरह से विभाजित होगी। ठीक है, क्योंकि न्यूनतम जो सम संख्या है वो क्या हो सकती है? 2, और न्यूनतम सम संख्या क्या हो सकती है? 2 हो सकती है। इसका मतलब यह संख्या हमेशा 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न जो दिया गया है, यदि 7 3 8 a 6a 7 3 8 a 6a 11 से भाज्य है तो a का मान बताओ। यह संख्या 11 से विभाजित है। ठीक है, अब देखिए संख्या 11 से विभाजित होने के लिए क्या बताया गया था कि यहाँ पर कुछ इस तरह से करेंगे और इन संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, a प्लस 3 तो कितना हो जाएगा? 2a प्लस 3, और फिर माइनस कर देंगे इनको जोड़ करके 6 8 6 14 और 14 7 21 माइनस 21। अब यहाँ पर जो हमें प्राप्त हो संख्या, ये या तो 0 हो या फिर 11 से विभाज्य या फिर 11 से भाज्य, कोई भी संख्या हमें प्राप्त हो जाए तो यह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। और अगर यह संख्या 11 से भाज्य है तो हमें या तो यहाँ पर 0 प्राप्त होना चाहिए या फिर 11 से भाज्य कोई संख्या। अब 2a प्लस 3 माइनस 21 है तो माइनस कितना बचेगा? 18 बचेगा, इसमें से 3 माइनस हो जाएगा, बराबर। यहाँ पर अगर 0 हमें लाना हो तो a की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? 9, 9 दूनी 18, 18 माइनस 18 0 हो जाएगा, यानी a बराबर क्या होगा दोस्त? 9 हो जाएगा, और यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 156 स्टार 9 4 और 2 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए ताकि यह 11 से विभाजित हो। 11 से विभाजिता हमें यहाँ पर चेक करनी है तो क्या करना होगा? यही करना होगा कि इन्हें जोड़ लेना होगा, इनको जोड़ना होगा और इनको भी जोड़ना होगा। तो 5 प्लस स्टार प्लस 4 कितना हो जाएगा? 5 4 9, और 9 प्लस स्टार और माइनस इनका अंतर क्या करना है? 9 2 11, 11 6 17, 17 1 18, माइनस में 18। अब बताइए 9 तो ये है, तो 9 इसमें जा करके माइनस हो जाएगा, स्टार माइनस क्या बचेगा? 9, और हमें यहाँ पर अगर स्टार की वैल्यू 9 रख दी जाए तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 0। इसके लिए स्टार क्या रखना होगा? 9, यानी स्टार की जो वैल्यू निकल करके आई है वो कितनी आ गई है? 9, और 9 हमारा यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या दिया गया है? वह बृहत्तम अंक x के लिए संख्या जिसके लिए संख्या 5 x 7 9 3 x 4 3 से विभाज्य हो। 3 से विभाजिता का रूल क्या होता है कि सभी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर जो 3 से विभाजित संख्या हैं हम चाहे उन्हें अलग कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जैसे 3 से विभाजित है तो हम क्या करेंगे? इसे हटा सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। 3 इसे बाहर कर देंगे। 9 3 से विभाजित है, बाहर कर देंगे। 5 प्लस 4 9 होता है, इसे भी हटा देंगे। बचा कितना? 7 प्लस 2x। तो x का बड़े से बड़ा मान ऐसा यहाँ पे रखना है
कि 7 प्लस 2x रखने पर यह संख्या 3 से विभाजित हो जाए। अगर हम ऑप्शन की हेल्प लें, ऑप्शन में 9 दिया गया है, x की जगह पर 9 रखें तो क्या होगा, 9 दूनी 18 प्लस 7 3 से विभाजित होगा, नहीं होगा। इसका मतलब यह आंसर हमारा नहीं होगा, ठीक है। और अगर x की जगह पर 7 रखें तो 7 दूनी 14 और 14 7 कितना होगा 21, और 21 क्या 3 से विभाजित होगा, जी हाँ बिल्कुल विभाजित होगा। इसका मतलब है कि आपका ये आंसर 7 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्टार 381 संख्या 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर अंक कौन सा होगा। 11 से विभाज्य है, इसका मतलब 8 प्लस स्टार, स्टार प्लस 8 माइनस 3 प्लस 1 कितना होगा, 4 होगा। तो स्टार प्लस यहाँ पर कितना बच जाएगा, 4। अब स्टार प्लस 4 की वैल्यू क्या 0 हम ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मान लेकर के आना है, 11 लेकर के आना है। इसके लिए हमें स्टार की वैल्यू को क्या रखना होगा, स्टार बराबर अगर 7 रख दी जाए तो 7 और 4 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी स्टार बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, 7 हो जाएगा, और ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, यदि एक स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 5 8 2 4 स्टार को 11 से विभाजित किया जा सकता है तो स्टार कौन सा अंक होगा, ठीक है। स्टार कौन सा अंक होगा, स्टार की वैल्यू बतानी है। और यह संख्या किससे विभाजित है, 11 से विभाजित है। तो देखिए 5 प्लस 2 प्लस स्टार, यानी स्टार प्लस कितना 7, 5 2 7 होगा, और 8 प्लस 4 12 माइनस के 12, यहाँ पर 7 घट जाएगा तो स्टार माइनस कितना आ जाएगा 5, यानी स्टार की वैल्यू कितनी रख दी जाए, 5 रख दी जाए तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 4 3 2 स्टार 7 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर अंक क्या आएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं कि ऐसी संख्याओं को हटा सकते हैं या निकाल सकते हैं बाहर जो 9 से विभाजित हो। जैसे यहाँ पर 5 और 4 को हटा देंगे, ठीक है, 7 और 2 को हटा देंगे, बचा क्या 3 और स्टार, 3 प्लस स्टार, क्योंकि 9 से विभाजितता का नियम क्या होता है, संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा हो। तो 3 के साथ हम कितना जोड़ दें कि यह संख्या 9 से विभाजित होगी, 3 प्लस 6 कर देते हैं तो 6 3 9 हो जाता है, यानी स्टार बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 67 की घात 67 है प्लस 67 है बटे में 68 है, भाग करने पर शेष क्या बचता है। देखिए अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझनी है तो आपको पिछली क्लास देखनी पड़ेगी। यहाँ पर जो मैं आपको ट्रिकी सोल्यूशन बताऊँगा वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, परीक्षा में आपको किस तरह से करना है उस लेवल से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर इसका बेस समझना है कि ऐसा क्यों होता है जो मैं यहाँ पर बताऊँगा, तो आप इसके लिए पर्सनल क्लास बनाई गई है। एक क्लास में आपको ये पढ़ाया गया है और वहाँ पर जा कर के आप समझेंगे। आधे घंटे की क्लास होगी और वहाँ पर बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में आपको मैंने समझाया, ठीक है। तो जब 68 से भाग करेंगे 67 को तो बचेगा माइनस का 1, और माइनस 1 की घात 67 यानी विषम संख्या है, प्लस यहाँ पर 67 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा, और जो शेषफल बचेगा -1 प्लस 67 यानी कितना बचेगा, 66 यहाँ पर शेषफल बच जाएगा, ठीक है, और आंसर 66 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 की घात 16 माइनस 1 निम्न में से किसके द्वारा विभाजित है। तो हम 2 की घात 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 की होल पावर 4 माइनस 1, ठीक है। अब 2 की घात 4 क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 16 की घात 4 माइनस 1। अब 16 की घात सम संख्या, 1 की घात भी हम सम संख्या ले सकते हैं, और जब x माइनस वाई की पावर, x की पावर सम माइनस वाई की पावर सम हो तो यह संख्या 16 प्लस 1 और 16 माइनस 1 दोनों से विभाजित हो जाएगी। 16 प्लस 1 कितना होता है 17, और 16 माइनस 1 कितना होता है 15। तो यह संख्या 15 और 17 दोनों से विभाजित होगी। ऑप्शन में क्या दिया जा रहा है, 17 दिया जा रहा है, तो 17 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 की घात 12 माइनस 4 की घात 12 किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित होगा।
तो यह भी 7 + 4 और 7 - 4 द्वारा पूर्णतः विभाजित होगा। 7 और 4 कितना होता है 11 और 7 - 4 कितना होता है 7 - 4 3। ठीक है, तो यह संख्या किससे विभाजित होगी? अगर कोई संख्या 11 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, अभी पिछले प्रश्न में क्या बताया था, शुरुआत में आया था कि 11 और 3 दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। अगर कोई संख्या 11 से भी विभाजित हो रही है और 3 से भी, तो वह संख्या इनके गुणनफल से भी विभाजित होगी। यानी यहाँ पर जो 33 ऑप्शन में दिया गया है ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 की घात 31 को 5 से विभाजित कीजिए। 5 से विभाजित करना है तो सबसे पहले 2 गुणे में 2 की घात कितना लिख सकते हैं 30 लिख सकते हैं बटे 5। ठीक है, अब 2 की घात को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 गुणे 2 दूनी 4 यानी 2 की घात 2 और यहाँ पर घात कितनी लिख सकते हैं 15, 15 दूनी 30, सेम चीज़ है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे 2 गुणे में 4 की घात 15 है बटे 5। 5 से 2 को भाग देंगे तो शेषफल 2 बचेगा, गुणे 5 से 4 को भाग देंगे तो माइनस का 1 शेष बचेगा और -1 की घात विषम संख्या है तो -1 ही रहेगा। यहाँ पर जो शेष आएगा वो -2 आएगा और जब भी माइनस का शेष फल आए तो हम क्या करते हैं भाजक में से उसे घटा देते हैं। जो हमारा फाइनली शेष बचेगा वो कितना बचेगा 3 बचेगा और 3 यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 89 दिया जा रहा है 3 की घात 25 प्लस 3 की घात 26 प्लस 3 की घात 27 प्लस 3 की घात 28 किस संख्या से विभाजित होगा। 3 की घात 25 को कॉमन कर लेंगे, बचेगा कितना 1 प्लस 3 की घात 26 में जब 3 की घात 25 से भाग करेंगे 3 बचेगा, यहाँ पर 3 स्क्वायर बचेगा तो 9 लिख लेंगे, 3 की घात 3 बचेगा तो 27 लिख लेंगे। इन सबको जोड़ लेंगे तो 3 की घात 25 गुणे में 9 1 10 10 3 13 और 27 कितना होता है 40 होता है। 3 की घात 25 गुणे 40 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 30 ऑप्शन दिया जा रहा है, 25 दिया जा रहा है, 16 दिया जा रहा है और 11 दिया जा रहा है। जब हमें 3 की घात 25 और 40 मिला, इसका मतलब हम इस 40 को क्या लिख सकते हैं 40 को 10 गुणे में 4 लिखा जा सकता है और 3 की घात 25 है तो हमें यहाँ पर 3 मिल जाएगा। यानी अगर हम 3 की घात 24 गुणे 3 कर लें तो गुणे में कितना हो जाएगा 10 गुणे 3 यानी 30 हमें यहाँ से मिल जाएगा और यह संख्या 30 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 को जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं। तो दोस्त ऐसी 2 संख्याएं संभव जिन्हें आपको याद कर लेना है, क्योंकि ऐसे अगर आप 2 से लेकर के 2 3 5 इस तरह से विषम संख्याओं में जोड़ करके, अभी 2 3 5 तो एक ही अंकों की है, यहाँ पर 2 अंकों की बोला जा रहा है, तो अगर 11 13 17 इन सब में 18 जोड़ कर चेक करेंगे तो बहुत लंबा प्रश्न हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या कर लेना है, बस आपको समझ लेना है, याद कर लेना है कि अगर 2 अंकों की अभाज्य संख्या की बात करी जाए तो एक संख्या है 13 और दूसरी संख्या है 79। अगर हम इसमें 18 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाता है 31 हो जाता है और अगर इसमें 18 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 97 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इनके अंक पलट जाते हैं, यानी उत्क्रमित अंकों वाली हमें अभाज्य संख्या ही प्राप्त हो जाती है। अगर हम 79 में से 18 जोड़ दें तो 97 मिलेगा और दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। इसी तरह से 13 और 31 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर कितनी संख्याएं आपको प्राप्त होंगी, केवल और केवल 2 संख्याएं प्राप्त होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दोगुना से एक कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थानों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच मूल संख्या से 20 कम है। जो नई और मूल संख्या के बीच का अंतर है वह मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या क्या है। देखिए अगर हम इसे ऑप्शन की हेल्प से लगाएं तो प्रश्न आसान हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन की हेल्प से कैसे लगाना है सबसे पहले इसे समझ लीजिएगा। जो यहाँ पर दिया जा रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक का दोगुना है, यानी यहाँ पर जो अंक होगा वो इस अंक का, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है a, तो यहाँ पर क्या लिखा होगा 2a लिखा होगा, यह एक अंक होगा और यह भी एक अंक होगा। तो यहाँ पर आप जितनी संख्याएं देखेंगे, जैसे ये है
क्या दिया गया है कि इकाई के स्थान पर अंक दहाई के अंक से 2 गुना से 1 कम है। ठीक है, 2 गुना से 1 कम है, 2a-1 यहाँ पर होगा, है ना। 2 गुना नहीं है, 2 गुना से 1 कम है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3 दूनी 6 -1 है, 2 दूनी 4 -1, 5 दूनी 10 -1, 4 दूनी 8 -1, यानी सब की सब संख्याएं ऐसी हैं जिनका इकाई का अंक दहाई के अंक के 2 गुने से 1 कम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यदि इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, यानी यहाँ पर 47 की जगह पर अगर ये 74 हो जाए और 47 और 74 को माइनस कर दिया जाए, जो इनका अंतर आएगा वो कितना यहाँ पर आएगा 7, और यहाँ पर कितना बचेगा 2, कितना आ जाएगा अंतर 27 आ जाएगा। बोला जा रहा है कि जो इनका अंतर आएगा वह मूल संख्या से 20 कम है। तो जैसे यहाँ पर 27 अंतर आया तो आप इस मूल संख्या में 20 घटा करके देखेंगे कितना आएगा 27, और ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन ए है यह सही हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर हमें परिणाम प्राप्त हो रहा है यह मूल संख्या से 20 कम है, इसलिए यह आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है और इसे हम इस तरह से ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो सैकड़े के स्थान वाला अंक है वो इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। जैसे मान लीजिए संख्या लिखी हो a, b और c, तो यहाँ पर जो अंक लिखा हुआ है जैसे ये c है, ये क्या है इकाई के अंक वाले स्थान से 2 गुना है सैकड़े के स्थान वाला अंक। ये जो है ये c का 2 गुना है, यानी a बराबर 2ck है। ठीक है, अब अगर हमें 3 अंकों की संख्या लिखनी है तो सैकड़े के स्थान वाले अंक को हम क्या लिखेंगे 100a प्लस 10b और प्लस में c। यह हमने एक संख्या लिख दी जो 3 अंकों की है। ठीक है, और जब हम इसे पलट करके लिखते हैं तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। अगर हम इसे पलट करके लिखें तो यह संख्या क्या हो जाएगी 100c प्लस 10b प्लस a। अब a की जगह पर हम क्या रख सकते हैं 2c रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 2c रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 102 बराबर कितना हो जाएगा 102c प्लस 10b। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा अगर यहाँ पर हम रख दे 2c तो ये कितना हो जाएगा 200 और प्लस 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 201c प्लस 10b हो जाएगा। ठीक है, जब संख्या पलटी जाती है तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। मतलब अगर हम इनको माइनस कर दें, इनका अंतर निकाल लें, तो यह जो अंतर निकलेगा यह किसके बराबर निकलेगा 396 के बराबर निकलेगा। ये बराबर होगा 396 के। जब हम इसे घटाएंगे तो 10b से 10b कैंसिल हो जाएगा। 201 में से c घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 9 और यहाँ पर भी 9, तो 99c बराबर कितना आ जाएगा 396। 11 से काटेंगे, 11 ने 99, 11 तिया 33, 11 छक्का 66, c बराबर कितना आ गया है 4, और c बराबर 4 आया है तो a बराबर क्या होगा 4 दूनी 8। ठीक है, c बराबर आया 4 और a बराबर 8, और 3 अंकों वाली संख्या है और तीनों अंकों का योग, सभी अंकों का योगफल 18 दिया जा रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा, यानी जो b होगा वो कितना होगा 12 और 6 18, यानी b होगा 6। और पूछा क्या जा रहा है कि उस संख्या के सैकड़े वाले और अंक और दहाई वाले अंक, सैकड़ा वाला कौन सा है a और दहाई वाला कौन सा है b, इनका अंतर कितना है। तो 8 - 6 बराबर कितना है 2, और 2 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। अब देखिए यहाँ पे तीसरे अंक का कोई काम ही नहीं है, मतलब सैकड़ा वाले अंक का कोई काम ही नहीं है, तो हम इसे चाहें तो दहाई के अंक और इकाई के अंक यानी 2 अंकों की ही एक संख्या मान करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। तदनुसार यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो तो x के 3 संभव मान क्या होंगे। इकाई का अंक x है मान लीजिए और दहाई का अंक है y, तो 10y प्लस x हमारी संख्या होगी।
ठीक है। और अगर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या आएगी, अंकों को आपस में बदल करके क्या आएगी, 10x प्लस वाई, अंकों को बदलने पर यह संख्या आएगी, वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। इससे क्या होगी, 63 अधिक होगी। ठीक है, तो इसमें मूल संख्या में हम या तो 63 जोड़ दें या इसमें हम क्या करें, 63 को माइनस कर दें, -63। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि x के 3 संभव मानों को ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे और 63 को इधर भेज देंगे, 63 इधर आ जाएगा और ये जब इधर जाएगा तो 10x में से एक x घटेगा, कितना बचेगा, 9x, और y में से 10y माइनस होगा तो कितना बचेगा, -9y। 63 बराबर आ जाएगा, 9 कामन कर लेंगे, x माइनस वाई, 9 से काटेंगे तो 9 सती 63। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर x माइनस वाई बराबर 7 आया है तो x की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं। अगर हम x बराबर 7 रख दें और y बराबर रख दें 0, ठीक है, x बराबर 7 और y बराबर 0 रख दें, क्योंकि यह 3 अंकों की संख्या है, यहाँ पर कोई एक संख्या तो होगी ही, कोई एक अंक तो होगा ही, तो यहाँ पर 0 और 7 भी रखा जा सकता है, यह 3 अंकों की संख्या ही रहेगी, तब भी यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, और अगर x बराबर हम 8 रख दें और y की जगह पर 1 रख दें तब भी यह 7 आएगा, और अगर x की जगह पर हम 9 रख दें और y की जगह पर 2 रख दें तब भी यह 7, इनका अंतर आएगा और यहाँ पर एक संख्या रहेगी ही सैकड़े में। ठीक है, तो ये 3 संख्याएं संभव हैं, तो x की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं, 7, 8 और 9 रख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों में आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाज्य होता है, किससे। तो देखिए 2 अंकों की संख्या जैसे 10x प्लस वाई है और अगर इनसे बदलकर बनाई जा रही है संख्या 10y माइनस प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, तो यह किससे विभाजित होगी। अगर इनका अंतर निकाला जाता है तो क्या आएगा, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स, यानी कितना आ जाएगा, 9 कामन कर लेंगे, x माइनस वाई आ जाएगा। तो यहाँ पर यह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, हमेशा 9 से विभाजित होने वाली होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 9 का गुणज ही होगी यह संख्या। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 अंकी संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच का अंतर 9 है, संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर होगा। देखिए इसे भी इसी तरह से लगा सकते हैं कि यहाँ पर संख्या 10x प्लस वाई मान लेते हैं और इनके अंकों को परस्पर बदलने के बाद जो संख्या बनी है उसका अंतर यानी माइनस 10y प्लस एक्स बराबर कितना है, 9 के है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 कामन कर लेंगे, x माइनस वाई आ जाएगा बराबर 9 के है। x माइनस वाई बराबर कितना आएगा, 1 आएगा, 9 से इसे काट देंगे। तो यहाँ पर इन दोनों अंकों के बीच का अंतर, अंक कौन कौन से हैं, x और y, अंकों के बीच का अंतर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न में, यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम हो। ठीक है, तो इकाई का अंक सबसे पहली बात तो है कि दहाई के अंक से 4 कम होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, मतलब यह संख्या नहीं होगी। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, मतलब यह संख्या नहीं होगी, या तो वह संख्या 73 होगी या फिर 84 होगी। अगर हम इनके अंकों को पलट दें और फिर जोड़ दें तो 110 आना चाहिए, यानी 73 प्लस 37 कितना आना चाहिए, 110। तो 7 3 10 का 0, हाथ से लगा 1, 8 3 11, 110 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या है, तो यहाँ पर देखिए अंकों का योग आपको सब में 7 7 ही मिल जाएगा। अब जो बात आगे बोली जा रही है कि यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या से 4 गुनी हो जाती है। तो सबसे पहले ये मूल संख्या है 34, इसका 4 गुना हम निकाल लेंगे और फिर देखेंगे कि क्या 43 प्लस 3 करने पर इसका 4 गुना हमें प्राप्त होता है। तो अगर 43 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46, और क्या 34 और गुणे 4 करने पर हमें 46 प्राप्त होगा, नहीं होगा। इसका मतलब यह आंसर
नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर 61 है और 61 का 4 गुना क्या 16 प्लस 3 से प्राप्त होगा? नहीं होगा, ये छोटी संख्या है इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। 25 गुणित 4 और 52 प्लस 3 से क्या प्राप्त होगा? नहीं होगा। 16 गुणित 4 16 चौको 64 हो जाएगा और 61 प्लस 3 कितना आएगा? 64 आएगा। इसका मतलब यह ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 हो। यहाँ पर देखिए आपको केवल और केवल क्या निकालना है कि संख्या और उससे परस्पर बदलने पर जो प्राप्त हो हमें योग वो 110 होना चाहिए। अभी हम लोगों ने देखा 37 और 73, तो यहाँ पर अगर 37 जोड़ते हैं तो 110 हमें मिल जाता है और इनका अंतर भी 4 है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक संख्या दो अंकों से बनी है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं और इस प्रकार प्राप्त नई संख्या को पहले वाली संख्या में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या निम्नलिखित में से किससे भाज्य होगी? तो 11 से भाज्य होगी। देखिए अगर अंतर निकाला जाए तो 9 से भाज्य होगी और जोड़ा जाए तो 11 से। चलिए देख लीजिए कैसे। अगर संख्या है 10x प्लस वाई और इसमें प्लस कर देते हैं 10y प्लस एक्स, संख्या के अंकों को पलट करके इसमें जोड़ देते हैं तो यह क्या हो जाएगा? 11x प्लस 11y। 11 को कॉमन कर लेते हैं, आ जाएगा x प्लस वाई, यानी यह संख्या 11 की गुणज होगी और 11 से विभाजित होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 102 क्वेश्चन नंबर 102। दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है और यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। पुरानी संख्या क्या है? यानी अगर हम इस संख्या में 27 जोड़ दें तो हमारे अंक पलट जाने चाहिए। ठीक है, और इकाई का अंक दोगुना आपको हर जगह पर मिल रहा है, बस 63 में नहीं मिल रहा है, तो यह इसे हमें चेक भी नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम जोड़ कर देखते हैं। 27 अगर इसमें जोड़े जाएं तो कितना हो जाएगा? 7 4 11। क्या अंक पलट रहे हैं? नहीं पलट रहे हैं। यहाँ पर अगर 27 जोड़ा जाए तो 7 6 13 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 3 6। 36 में 27 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 63। और इसका मतलब हमारी संख्या बी यहाँ पर ऑप्शन सही है, 36 सही है। ठीक है, क्योंकि क्या बोला जा रहा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है, दहाई के अंक का दोगुना है। और अगर हम 63 में निकालते तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक दहाई के अंक से दोगुना नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी होगी? देखिए अगर हम 14 में से 21 को जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 4 1 5 और 1 2 1 3, 35 हो जाएगा। और अगर हम 14 का तिगुना निकालें तो कितना आ जाएगा? 14 तिया 42 और 42 में से 7 को घटा दे तो क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, इसे हम चाहें तो इस तरह से भी लगा सकते हैं, एक्स मान करके भी, अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन से प्रॉब्लम हो। वैसे ऑप्शन से इस तरह के प्रश्न बहुत अच्छे से और आसानी से आ जाते हैं, लेकिन फिर भी चलिए अगर किसी संख्या में यानी एक्स में हम क्या करें? 21 जोड़ दें। एक्स संख्या मान लेते हैं और उसमें से अगर 21 जोड़ दें तो वह संख्या अपनी तिगुनी से 7 कम हो जाती है। ठीक है, अब हम 7 को इधर भेज देंगे, x को इधर भेज देंगे तो 2x बराबर 21 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। और x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, यानी हमारी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीन संख्याओं में से दूसरी पहले की 3 गुना है और तीसरी पहली की 3 चौथाई है। तीन संख्याएं हैं a, b और c, ये तीन संख्याएं मान लेते हैं। और बोला जा रहा है कि दूसरी पहली 3 संख्याओं में दूसरी पहले की 3 गुना है और तीसरी पहले की 3 चौथाई है। अगर हम पहली संख्या को 4 मान लेते हैं तो तीसरी संख्या इसकी 3 चौथाई है, 4 की 3 चौथाई यानी 4 की 3/4, तो कितनी होगी? 3। और दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुना है यानी 4 तियां 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम संख्या कुछ इस तरह से मानते हैं, 4x 12x 3x, क्योंकि यहाँ पर संख्या के रेशियो 4 12 और 3 होंगे तो संख्याएं मान लेते हैं 4x 12x और 3x। ठीक है, यदि तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा? इन्हें जोड़ लेंगे। 12 3 15, 15 4 19, 19x/3 यह इनका औसत होगा। कितना है? 114 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो।
19 से काटेंगे 19 छक्का 114, ठीक है। और x बराबर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या है 12x है, तो 12x में x की वैल्यू रख देंगे 12 गुणे में 18, 18 से काटेंगे 18 दूनी 36, 18 कम 18 3 21, कितना आ जाएगा 216। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया गया है किसी संख्या की तिगुनी संख्या में 7 घटाने पर, यानी 3x में से 7 घटाने पर परिणाम हमें कितना प्राप्त हो जाता है 14 प्राप्त होता है, वह संख्या कितनी है। देखिए किसी संख्या की तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर, संख्या हमने क्या मानी x, उसकी तिगुने में 7 घटा देंगे तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 21 और x बराबर कितना आ जाएगा 7, 7 यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग से 5 गुना में जोड़ने पर 146 बनता है, ठीक है। मान लीजिए x प्लस वाई, दो पार्ट में बांटा गया है 24 को। 24 बराबर क्या है x प्लस वाई है, पहले भाग का 7 गुना 7x और दूसरे भाग का 5 गुना जोड़ने पर 5y जोड़ने पर 146 बन जाता है। तो पहला भाग यानी x की वैल्यू हमें निकालनी है, दूसरा भाग कर लेंगे बराबर, इसे 5 से गुणा कर लेंगे। जब इसे 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 चौको 20, 5 दूनी 10 तो 12 बराबर 5y प्लस 5x, ठीक है। और इसे कर लेंगे माइनस, जब माइनस करेंगे यहाँ पे बचेगा 6 और 2 26, 5y से 5y कैंसिल, यहाँ पर कितना बचेगा 2x बचेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, x बराबर आ जाएगा 13 और यही हमारी पहली संख्या होगी, 13 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीन संख्याओं का योगफल 132 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। 1 2 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। ये पहली संख्या मान लेते हैं 6 है और तीसरी संख्या कितनी होगी इसकी 1/3 यानी 2 होगी। और दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है, तो दूसरी संख्या क्या होगी 3 और पहली संख्या इससे दोगुनी और तीसरी संख्या इसकी 1/3 होगी। तो 6a संख्या है, 6a 3a और 2a, या फिर 6x 3x और 2x कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। दूसरी संख्या हमें बतानी है, इनका योग 132 है, तो इन्हें जोड़ लेंगे 6 3 9 और 9 2 11, 11a बराबर 132 दिया गया है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 कम 11, 11 दूनी 22, 12 आ जाएगी। दूसरी संख्या बतानी है, दूसरी संख्या क्या है 3a है और a की वैल्यू रख देंगे 3 गुणे 12, तो 12 तियाँ कितना आ जाएगा 36, 36 यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 454 के तुल्य हों। तो x प्लस वाई 2 भागों में बांटा गया 74 को और पहले भाग का 5 गुना यानी 5x दूसरे भाग का 11 गुना किसके बराबर हो 454 के तुल्य हो, दोनों भाग हमें बताने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला भाग निकाल लेंगे और इसके लिए, या फिर दूसरा भाग निकाल लेते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे 5 से गुणा कर देना पड़ेगा, ठीक है। जब हम इसे 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौको 20, 2 5 सत्ते 35, 2 37 और यहाँ पर आ जाएगा 5y प्लस 5x। जब हम इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा और 5x से 5x कैंसिल हो जाएगा, 11 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा 6y, y बराबर कितना आ जाएगा 6 एकम 6, 6 चौको 24, y बराबर कितना आया दोस्त 14 आया है। और 14 और 74 जोड़ने पर, 14 और संख्या को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 74 आना चाहिए। अगर y बराबर 14 है तो पहली संख्या x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 74 माइनस वाई, यानी x बराबर 74 माइनस 14, तो x बराबर कितना आ जाएगा 60, ठीक है। दूसरी संख्या 14 और पहली संख्या 60 है, ठीक है। आप 14 और 60 नहीं करेंगे क्योंकि पहली संख्या x की वैल्यू कितनी आई है 60 आई है, इसलिए आपको यह क्रमशः बताना है, ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या क्या है, ठीक है।
अब देखिए चाहे तो आप इसे ऑप्शन से लगा सकते हैं, तिगुना बोला जा रहा है तो 25 का तिगुना करेंगे कितना आएगा, 25 तिया 75, इसके 3/5 से इसका जब 3/5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और इसे घटा देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 60 आ जाएगा, और ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से आपका ये सही हो जाएगा। अगर बिना ऑप्शन के लगाते हैं तो आप संख्या मानेंगे x और 3x, तिगुना क्या होगा 3x, इस संख्या के 3/5 से कितना अधिक है, 60 अधिक है, तो 3x/5 यानी x का 3/5 इसमें घटा देंगे, कितना आ जाएगा 60। 5 एलसीएम ले लेंगे तो 5 तिया 15, और 15 - 3 कितना हो जाएगा 12x/5 बराबर 60। 12 से काटेंगे तो 12 पंचे 60, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 उधर चला जाएगा तो 25 आ जाएगी, और यही आपने संख्या मानी थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। तीन संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीन संख्याएं हैं, दूसरी संख्या की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है। तो पहली संख्या को हम क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। दूसरी संख्या की दोगुनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये 4a मान लेते हैं, इसे 2a मान लेते हैं। और तीसरी संख्या की चौगुनी है तो तीसरी संख्या क्या है, a है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले इन्हें देखेंगे, इनका योग कितना है, 4 2 6 7, 7a बराबर 140 है, तो a बराबर कितना है 20 है। और सबसे बड़ी संख्या क्या है 4a, तो 4a बराबर क्या होगा 4 × 20 यानी 20 चौको 80, 80 ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 111 नंबर क्वेश्चन। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। लड़के और लड़कियां, एक कक्षा में लड़के और लड़कियां हैं, ठीक है, और लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, यानी अगर लड़कियां a हैं तो लड़कों की संख्या कितनी है, 3a है। ठीक है, निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल लड़कों की संख्या को निरूपित नहीं करती। अब देखिए अगर इन्हें कुल निकालना हो तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और 3a + a कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो बच्चों की जितनी भी संख्या होगी वो 4 का गुणज होगी। ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 4 से विभाजित नहीं है, यानी 4 का गुणज नहीं है, बस वही ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि हमें इसमें पूछा जा रहा है कि निरूपित नहीं करती है। 4 से काटेंगे, 4 दाम 40, इसका मतलब यह संख्या नहीं होगी। 11 चौको 44, 12 चौको 48, इसका मतलब कौन सी संख्या होगी, 42 ऐसी संख्या है जो निरूपित नहीं करती है। इसी तरह से कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। गर्ल्स बॉयज से कितनी है, 5 गुनी। ये ए हैं तो ये कितने हैं, 5a हैं। और कौन सी संख्या कुल बच्चों की नहीं हो सकती है, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 6a आ जाएगा। संख्या 6 का गुणज है तो 6 का गुणज यहाँ पर नहीं होना चाहिए, और एकमात्र संख्या ऐसी 35 है जो 6 का गुणज नहीं है, यही टोटल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है। 54 भी होगी, 24 भी होगी, 42 भी कट जाएगी, 30 भी कट जाएगी। 6 का गुणज जो संख्या नहीं है वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या का 3 गुना है, यानी कि जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से कितने गुना है, 3 गुना। ये ए हैं तो ये 3a हो जाएंगे। टोटल यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4a। तो 4 का गुणज नहीं होना चाहिए, वही सेम प्रश्न यहाँ पर फिर से दे दिया गया है। ठीक है, पीछे वाला। आगे बढ़ते हैं, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या लड़कियों की, फिर से वही प्रश्न दे दिया गया है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, तो इनका योग 4a हो जाएगा। कौन सी संख्या कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकती है, तो 42 ही यहाँ पर फिर से हो जाएगा आंसर। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, तीसरी संख्या की 3 गुनी है। 1 2 और 3 संख्याएं हैं। पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी और तीसरी की 3 गुनी है। दूसरी की 2 गुनी है, तीसरी की 3 गुनी। तो तीसरी 2 है, दूसरी 3 है और पहली 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर a लगा लेते हैं, 6a 3a 2a, इस तरह से संख्याएं हैं। तीनों संख्याओं का औसत 88 है। औसत निकालेंगे, 6 3 9 9 2 11, 11a/3 बराबर कितना है, 88 है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 2a की वैल्यू क्या होगी बताना है। तो 11 से काटेंगे, 11 × 88, a बराबर कितना आ जाएगा, 3 × 8 24 आ जाएगा। 2a बराबर कितना होगा, 2 × 24 यानी 48 हो जाएगा, और 48 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भेड़ तथा गरुड़ियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं, यानी कि अगर पैर यहाँ पर 16 दिए गए हैं तो सिर कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या है, भेड़ हैं और
गड़रिये हैं। गड़रियों में 2 पैर होते हैं, अगर 6 सिर हैं तो टोटल पैर 12। भेड़ों में 4 पैर होते हैं, 6 सिर हैं तो पैर कितने होंगे, 6 चौको 24 होंगे। ठीक है, और टोटल यहाँ पर पैर हैं कितने, 16। तो इसे रखेंगे बीच में और एलिगेशन लगा देंगे 4, और यहाँ पर कितना आएगा 8। जो रेशियो आएगा भेड़ और गड़रियों का वो 1:2 होगा, 1:2 होगा। सिरों की संख्या टोटल कितनी है, 6 है। भेड़ों की संख्या पूछी जा रही है तो 6 सिरों में से टोटल यहाँ पर देखेंगे तो बटे 3 कर देंगे, 2 1 3। भेड़ कितने हैं, 1 है। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और कितना आ जाएगा 2। भेड़ों की संख्या 2 है, गड़रियों की संख्या पूछा जाए तो 2 दूनी 4 होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। चूहे और कबूतर, कबूतर के 2 पैर होते हैं, चूहों के 4 पैर होते हैं। कुल सिर कितने हैं, 90 हैं। तो कबूतरों के पैर कितने होंगे, 180, और चूहों के 360। दोनों के मिला करके 224 दिए जा रहे हैं। एलिगेशन लगा देंगे, कितना बचेगा, 4 और 4 44, और यहाँ पर घटा देंगे 360 में से तो कितना बचेगा, 6, और 5 में से 2 गया 3, 36 और 1। ठीक है, 136 बचेगा, है ना। अब इसे हम 4 से काट लेते हैं, 4 11 बार जाएगा, और 4 3 12, 4 चौको 16। तो 11 रेशियो कितना आ गया, 34 आ गया है। यदि कुल पैर कितने हैं, टोटल सिर कितने हैं, 90 हैं, और यहाँ पर टोटल जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 4 1 5, 3 1 4, 90/45। गुणे में किसकी संख्या पूछी जा रही है, कबूतरों की कुल संख्या क्या होगी। तो कबूतर कितने यूनिट है, 34। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 45 दूनी 90, और 34 का गुणा 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। यानी कबूतरों की संख्या कितनी है, 68 है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है। मुर्गियां और गाय, मुर्गियों में कितने पैर होंगे, 2 पैर होंगे। अगर मस्तकों की संख्या 48 है तो मुर्गियों, अगर टोटल मुर्गियां होती तो पैर कितने होते, 96 होते। गाय हैं तो कितने होंगे, 192 होंगे। ठीक है, और यहाँ पर पैरों की टोटल संख्या कितने दी जा रही है, 140। एलिगेशन लगाएंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 और 5 52 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 और 9 4 13, यानी 44 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 से काट देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 13:11। मुर्गियाँ 13 यूनिट हैं और गाय कितने यूनिट हैं, 11 यूनिट हैं। दोनों को मिला करके टोटल कितने यूनिट होंगे, 3 1 4 और 24 यूनिट। टोटल संख्या मस्तकों की कितनी है, 48 है। मुर्गियों की संख्या पूछा जा रहा है कितने यूनिट है, 13। 13 से कर देंगे गुणा, 24 दूनी 48 और 13 दूनी कितना आ जाएगा, 26। यानी मुर्गियों की संख्या यहाँ से निकल करके आ जाएगी, कितनी है, 26 है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कुछ संख्या में घोड़े और उतनी संख्या में ही आदमी कहीं जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए घोड़े हैं A और आदमी भी कितने हैं, A हैं। आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। आधे लोग घोड़ों पर बैठे हैं, यानी कि A/2 लोग, आधे कितने होंगे इसका, A/2 लोग ये घोड़ों पर बैठे हैं और इनके पैर काउंट नहीं होंगे तो बचेंगे कितने, A/2 ही बचेंगे, और यह नीचे चल रहे हैं, जमीन में चल रहे हैं, इनके पैर काउंट होंगे। ठीक है, यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताएं कितने घोड़े हैं। अब बताइए, एक घोड़े के कितने पैर होंगे, 4, और यहाँ पर टोटल घोड़े कितने हैं, A घोड़े हैं तो पैर कितने होंगे, 4A पैर होंगे। ठीक है, प्लस जमीन पर आदमी कितने चल रहे हैं, A/2 लोग जमीन पर चल रहे हैं, और एक आदमी का कितना पैर होगा, 2 पैर होगा। तो A/2 आदमियों के कितने पैर होंगे, A/2 गुणित 2, और टोटल पैरों की संख्या कितनी है, 70 है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4A + A कितना हो जाएगा, 5A, और 5A बराबर 70। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 14 आ जाएगी, और यहाँ पर घोड़े पूछे जा रहे हैं कितने हैं, तो कितने हैं, 14 घोड़े हैं। अगर आदमी पूछे जाते तो वो भी 14 हैं। अगर पैदल आदमी कितने चल रहे हैं तो इनके आधे, यानी 7 आदमी पैदल चल रहे हैं। घोड़े में कितने बैठे हैं पूछा जाता तो 7 लोग घोड़े में बैठे हैं।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न की तरफ आज के। भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक पैर हैं। भैंसों की संख्या समूह में कितनी है? ठीक है, अब देखिए भैंसों और बतखों का एक समूह, तो मान लेते हैं कि टोटल जो सिर होंगे, सिरों की संख्या कितनी होगी? ए होगी। भैंसों और बतखों का समूह है जिसमें सिरों की संख्या कितनी है? ए है। और पैरों की संख्या कितनी है? पैरों की संख्या बोली जा रही है कि सिरों की संख्या के दोगुने यानी 2a से 24 अधिक पैर हैं। पैर कितने अधिक हैं? 24 ज्यादा हैं। ठीक है, अब देखिए भैंसों की संख्या समूह में कितनी है? भैंसें जितनी होंगी उनके पैर कितने होंगे? 4। लेकिन बतखों के पैर कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, अगर ये जितने सिर हैं टोटल के टोटल ही बतख होते तो पैर कितने होते बताइए? 2a पैर हो जाते। लेकिन अगर इनमें से एक भैंस होती तो कितने पैर ज्यादा होते? बतखों में 2 पैर होते हैं और भैंसों में 4, तो एक बतख की अपेक्षा एक भैंस में कितने पैर ज्यादा होते हैं? 2 पैर ज्यादा होते हैं। अगर एक एक्स्ट्रा भैंस आ जाए तो पैर कितने बढ़ेंगे? मतलब बतख को हटा करके अगर एक भैंस को रख दिया जाए तो कितने पैर एक्स्ट्रा हो जाएंगे? 2 पैर एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से जब यहाँ पर दोगुने के 24 ज्यादा पैर हैं, इसका मतलब यहाँ पर कितनी भैंसें रखी गई हैं बतखों की जगह पर? तो 24 बटे में 2 कर देंगे, क्योंकि एक भैंस के 2 पैर एक्स्ट्रा हो रहे हैं और 24 पैर एक्स्ट्रा हुए तो कितनी भैंसें? 12 भैंसें। इसका मतलब जो समूह है उसमें 12 भैंसें हैं और कुछ जो भी होंगे बतख हैं। ठीक है, जितने भी होंगे वो बतख हैं। भैंसों की संख्या पूछी जा रही है तो भैंसों की संख्या क्या होगी? 12 होगी। यहाँ पर ऑप्शन 12 एक लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, और ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? 6, 8, 10 और 12। तो यहाँ पर भैंसों की संख्या क्या आ जाएगी? 12 आ जाएगी। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्योंकि हम बतख चाहे जितने ले लें, भैंसों की संख्या हमेशा इसमें 12 ही रहेगी, क्योंकि पैर कितने ज़्यादा हैं? 24 ही ज़्यादा हैं। आप इसे अब इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर 12 भैंसें हैं तो भैंसों के तो 12 सिर ही होंगे। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर मान लें कि बतखों की संख्या 0 है, बतखों की संख्या कितनी है? 0 है, तो सिर कितने हो जाएंगे? टोटल 12 सिर हो जाएंगे। और फिर पैर कितने होंगे? 12 दूनी 24 प्लस 24 कितने? 48। और एक भैंस के 4 पैर, तो 12 पैरों के कितने पैर? 48 पैर। आया समझ में? अगर यहाँ पर हम बतख को मान लें कि बतख एक है तो सिर की संख्या कितनी हो जाएगी? ए कितने हो जाएंगे? 12 भैंस प्लस एक बतख, तो सिर कितने हो जाएंगे? अगर यहाँ पर सिर 13 कर दें तो पैर कितने होंगे? 12 भैंसों के कितने पैर होंगे? 48। और एक बतख के 2 पैर, टोटल कितने होने चाहिए? 48 प्लस 2 50 होने चाहिए। और यहाँ पर पैर कितने होंगे? देखिए 13 दूनी 26, क्योंकि 13 सिर हैं। 13 दूनी 26 और 26 प्लस 24 कितना होगा? ये भी कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो अब हम बतखों की संख्या चाहे कुछ भी रखें, लेकिन भैंसों की संख्या क्या होगी? हमेशा 12 ही रहेगी। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको जिस प्रश्न में डाउट है सबसे पहले उस टाइप को जा करके पढ़िएगा। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइए और जिस टाइप में भी आपको दिक्कत है सबसे पहले उस टाइप को पढ़िए। और अगर वहाँ से भी आपका डाउट बचता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी समस्या का, आपकी परेशानी का निवारण करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी का दोस्तों एक बैच चल रहा है लगातार, जिसकी क्लास आपको डेली 7 बजे शाम को मिलती है, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा हूं। और यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2021 की परीक्षा में पूछे गए हैं, अभी जो परीक्षा हुई थी एसएससी जीडी की, उसमें शिफ्ट वाइज सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो एक एक शिफ्ट को एक एक दिन में सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को भी ज्वाइन करिए। शाम को डेली 7 बजे आपको यह क्लास मिलेगी।
ठीक है। और इसी के साथ चलते हैं और बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।